गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एकेडमी जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आया हूं। समाज शास्त्र के सोशोलॉजी का आपका सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आया हूं। 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें मैं 8 प्रश्नों को लिखा है। 8 प्रश्न को लिखा है। 2-2 नंबर के आप लोग के ये प्रश्न होंगे। तो आइए आज के प्रश्न को देखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, अपडेट करूंगा। और इससे रिलेटेड मैंने सोशोलॉजी से रिलेटेड करीब करीब 4 से 5 वीडियो, उससे ज़्यादा ही मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर दिया है। तो आप वहां जा कर के उसको देख लीजिए। वो सब VVI है। देखिए जितने भी प्रश्न हैं वो सारे VVI हैं, क्योंकि मैं ये जो प्रश्न उठाता हूँ आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को ही मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। नया प्रश्न इसमें कुछ नहीं है। और ये आपको पता ही होगा कि अभी बाकी के बचे हुए समय में आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। और इसका PDF जो है आप टेलीग्राम से जुड़ करके ले सकते हैं। PDF लेकर के आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। चलिए आज के प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। और अपने दोस्तों को शेयर वगैरह किया कीजिए यार, क्योंकि आप लोग का शेयर, लाइक, सब्सक्राइब मोटिवेट करता है मुझे कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँगा। वैसे ही काम करते रहूँगा आप लोगों के लिए, आप लोग कुछ उस पर सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा निराशा लगता है। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि संस्कृतिकरण की 3 विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए संस्कृतिकरण की 3 विशेषताओं, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। मैं इसके बाद दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा जो आपको 3 नंबर के लिए होंगे। तो चलिए आज के जो पहला प्रश्न है, संस्कृतिकरण की 3 विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए 3 विशेषताएँ क्या क्या होते हैं। तो संस्कृतिकरण की 3 विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। इसको मैं आसान से आसान भाषा में लिखने का प्रयास किया है। इस प्रक्रिया में समानुकरण के लिए अक्सर ब्राह्मण या क्षत्रिय जातियों के रीति रिवाज को अपनाया जाता है। देखिए निम्न जातियां या जो मध्य वर्ग जातियां हैं वो चाहती है कि मैं अपर कास्ट के जैसे सिद्धांतों को धारण करूं, रीति रिवाजों को फॉलो करूं। जो निम्न जातियां हैं वो मध्य वर्ग जैसे, और जो मध्य वर्ग जातियां हैं वो मतलब कि जो उच्च जातियां हैं उनके जैसा आचरण करने के लिए सोचते हैं। तो यही सांस्कृतिकरण है। दूसरा है कि इसके कारण निम्न जातियां राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों में वृद्धि हुई है। और तीसरा, संस्कृति में वृद्धि होती है। अगला है महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए महिला सशक्ति यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट का हम लोग बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महिला जो पिछड़ी थी, जो शोषित वर्ग थी, उनको अब क्या हुआ कि तरक्की करने का मौका मिला है। यानी कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य समाज में महिलाओं की स्थिति को क्या है, मजबूत बनाने से है। इसके लिए सरकार ने नियुक्तियों में महिलाओं को आरक्षण देना शुरू कर दिया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आज महिला पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। यही क्या है, महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट का बात हम लोग करते हैं। देखिए 2 अंक का प्रश्न है, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं किया है। वही ऐड किया है जो आप एग्ज़ाम हॉल तक याद करके जा सके और आसानी से समझ सकें। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम पर प्रकाश डालिए। देखिए सांप्रदायिकता क्या होते हैं, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सांप्रदायिकता देखिए क्या होता है कि 2 अलग अलग धर्म के लोग जब आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ा कर लेते हैं तो वही सांप्रदायिकता कहलाता है। तो देखिए सांप्रदायिकता के 2 महत्वपूर्ण दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए सांप्रदायिकता जैसे ही बढ़ेगा तो सांप्रदायिकता से दंगे बढ़ते हैं, और दंगे में जान भी जाती है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। तो इसमें जान माल का व्यापक नुकसान होता है। दूसरा हो सकता है इसके कारण उत्पन्न अलगाववाद आतंकवाद को बढ़ावा देता है। देखिए यदि हम अल्पसंख्यक वर्ग को देखें और बहुसंख्यक, यदि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक पर किसी तरह का सांप्रदायिकता अत्याचार होता है तो वो क्या समझेंगे कि हमें समाज से कटा हुआ रखा जा रहा है। वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आतंकवाद को अपना श्रेय ले, मतलब आतंकवाद की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए समस्या पैदा हो जाती है। उदाहरण के तौर पे आप लोग समझदार हैं, समझ ही रहे हैं कि आजकल अधिकांश जो आतंकवादी हैं वो किस धर्म से हैं और किस संप्रदाय से हैं।
तो ये सब कारण क्या है, सांप्रदायिकता का ही सबसे बड़ा कारण कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जाति एवं वर्ण में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए, मैं आप लोग को ये चीज़ बता दूं कि जैसे मैंने लिख के दिया, जब भी अंतर लिखने आए तो आप इस तरह का एक 20 से पाई पार कहीं 2 गो बॉक्स बना ले और उसमें लिखने का प्रयास करें। इससे क्या होता है, एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देना चाहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है आपका, जाति एवं वर्ण में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, मैंने साफ साफ लिखा है कि जाति क्या है, एक क्षेत्रीय या स्थानीय उपवर्गीकरण है। क्षेत्रीय या स्थानीय उपवर्गीकरण है, ठीक है। दूसरा है आपका कि यह वर्ण का उपवर्ग है। देखिए, वर्ण का ये क्या है, उपवर्ग है। यह वर्गीकरण बाद में किया गया जो जन्म पर आधारित है। याद रखिएगा, जाति जो है आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, जाति क्या है आपका, जन्म पर आधारित है। जबकि वर्ण का हम बात करें तो ये क्या है, श्रम विभाजन पर आधारित है। जैसे कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो लकड़हारा हो गया, कोई मिट्टी का काम कर रहा है तो कुम्हार हो गया, कोई चमड़ा का काम कर रहा है तो मोची हो गया। तो ये क्या है, श्रम विभाजन पर आधारित है, तो इसी को वर्ण कहा गया। जबकि जाति क्या है, जन्म पर आधारित है। इसमें देखेंगे यह अखिल भारतीय सामूहिकरण वर्गीकरण है, यह स्वतंत्र वर्ग है। इसका आकार विस्तृत है, बहुत बड़ा आकार में फैला हुआ है। वर्णों की संख्या 4 है, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था के दोषों की विवेचना कीजिए। देखिए, जाति व्यवस्था से भारतीय समाज को या हमें क्या नुकसान है उसके बारे में पूछा गया है। तो जाति व्यवस्था के निम्नलिखित दोष है। पहला, जाति व्यवस्था आर्थिक प्रगति में क्या है, ये बाधक है। जाति व्यवस्था कृषि के प्रगति में बाधक है और यह श्रमिक के कार्य कुशलता को भी क्या करता है, बाधित करता है। जाति व्यवस्था उच्च नीच की भावना से हिंदू समाज में जटिल समस्या प्रदान किया। देखिए, जाति व्यवस्था से आप लोग सभी यदि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं दोस्तों, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि जाति व्यवस्था आज किस तरह से आर्थिक प्रगति में बाधक है। देखिए, अब कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है, निम्न वर्ग पर अत्याचार कर रहा है और उसको अपना काम में लगाने के बावजूद उसको पैसा नहीं देता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, मन से काम नहीं करेगा या फिर उसके काम को छोड़ देगा। तो ये आर्थिक प्रगति में बाधक है। कृषि की प्रगति में भी उसी तरह कार्य कुशलता में भी बाधक होता है, क्योंकि वो श्रमिक को आप पैसे नहीं देंगे, उसको गाली से बात करेंगे या मारेंगे, तो उस आधार पर क्या है, वो अपना काम 100% नहीं दे पाएगा। अगला है लैंगिक समानता। देखिए, लैंगिक असमानता एक क्वेश्चन पूछता है और लैंगिक असमानता पूछता है। तो समानता और असमानता में बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। तो लिंग के आधार पर भेदभाव करना ये क्या कहलाता है, लैंगिक असमानता कहलाता है। जबकि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना ये क्या है, लैंगिक समानता, इक्वलिटी की बात करता है। संविधान द्वारा लैंगिक विभेद को समाप्त कर दिया गया है। जैसे हम देखेंगे, उदाहरण जरूर लिखा कीजिए आप लोग, क्योंकि उदाहरण से अच्छा इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर के ऊपर। भारतीय समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता है एवं उनके पोषण पर भी कम ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता की 4 विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब क्या है, भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जिसका कहने का अर्थ यही है कि भारत का कोई खास धर्म नहीं होगा। देखिए, धर्मनिरपेक्षता की 4 विशेषताएं क्या क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक आदर्श वाक्य है, हम लोग का संविधान में शामिल है। विशेषता है, राज्य या व्यक्ति को धर्म के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है, कि आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हैं, आप जो धर्म चाहें वो धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। ये क्या है, धर्मनिरपेक्षता को दिखाता है। अगला, धार्मिक आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी क्या है, धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। धर्म के मामले में संघ निरपेक्ष है। निरपेक्ष कहने का मतलब है कि संघ किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा, बल्कि सभी धर्म उसके लिए समान है। अगला प्रश्न है, भारत के किन्हीं 2 अल्पसंख्यक समुदायों के नाम लिखिए। देखिए, 2 अल्पसंख्यक कहने का अर्थ क्या है कि जिनकी संख्या कम है। तो हम लोग 2 बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में पूछा है, तो मुसलमान, सिख। इसमें आप बौद्ध भी ले सकते हैं, जैन भी ले सकते हैं। ये इनकी संख्या कम है सिख और मुसलमान की तुलना में। तो बड़े समुदाय पूछा है तो मुसलमान और सिख हो जाएंगे आपके। तो दोस्तों, यहाँ पर 8 प्रश्न आपके समाप्त हुए। मैं बहुत जल्द 1 से 1.5 घंटा के बाद आपका सेकंड वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन मैं
आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। और इससे रिलेटेड इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इस सारे का मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहां जाकर ज़रूर देखिए। और आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोगों का वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे अगला वीडियो आप लोगों को चाहिए। बाकी धन्यवाद दोस्तों।